मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम समास कर रहे थे। समास में हमने पहला भेद किया तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की हमने परिभाषा देखी, तत्पुरुष समास क्या होता है। उसके बाद में है तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण, जिस प्रकार से अभिनव जन्य यानी अभिनव से जन्य, अमचूर आम का चूरा, आप बीती आप पर बीती, आशातीत आशा से अतीत, उद्योगपति उद्योग का पति, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, गृहकट ग्रह को काटने वाला। तो इस प्रकार से बेटा जितने भी उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण आप देखोगे कि जब समस्त पद है तो उसके अंदर कारक की विभक्ति का लोप है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, कारक की जो विभक्ति है वो आ जाती हैं। जैसे घुड़दौड़ घोड़े घोड़ों की दौड़, जेब घड़ी जेब के लिए घड़ी, जन्मांध जन्म से अंधा, देशाटन देश में अटन यानी भ्रमण, दानवीर दान में वीर, देशवासी देश का वासी, दिनचर्या दिन की चर्या, धर्म विमुख धर्म से विमुख, नगरवास नगर में वास, परलोक गमन परलोक को गमन, पूंजीपति पूंजी का पति, प्राणपति प्राणों का पति। इसी प्रकार से इसके जितने भी उदाहरण हैं वो सभी उदाहरण इसी प्रकार से हैं कि जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें कारक विभक्ति है वो लग जाती है, और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो उस विभक्ति का लोप हो जाता है। गंगा जल गंगा का जल। इसी प्रकार से ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब है तत्पुरुष समास के उपभेद। दो उपभेद हैं, यानी कर्मधारय समास और द्विगु समास। चूंकि इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है, अतः इन्हें कर्मधारय के अंतर्गत ही लिया जाता है। यानी तत्पुरुष कि तत्पुरुष समास के दो उपभेद है, कर्मधारय और द्विगु समास। क्योंकि इन दोनों में ही उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, अतः इन्हें कर्मधारय के अंतर्गत लिया जाता है, यानी तत्पुरुष। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहां होता है जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो अब जो आपका कर्मधारय समास है ये दो तरह का होता है। एक तो वो जिसके अंदर पहला पद होगा यानी पूर्व पद है वो विशेषण, और उत्तर पद है वो क्या होगा, विशेष्य। और इसके साथ साथ में कि कभी कभी पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, यानी तुलना का जो भाव होता है, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है, वो होता है आपका कर्मधारय समास। इस तरह से देखो, पहले हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य का संबंध। तो समस्त पद है आपका नीलकंठ। इसका विग्रह जब हम करेंगे तो होगा नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब यहाँ पर जो कंठ है उसकी विशेषता क्या बताई हमने कि वो कैसा है, नीला है। तो कंठ तो क्या हो गया, विशेष्य, और नीला क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण। तो ये हो गया नीलकंठ, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो हो गया विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया, विशेषण। तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला कमल, ठीक है। ऐसे ही समस्त पद पीतांबर, पीत है जो अंबर, महान है जो देव। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया। जैसे ही आगे कुछ उदाहरण है, अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, कृष्ण सर्प, काला है जो सांप, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, परमानंद, परम है जो आनंद, महाराज, महान है जो राजा, महादेव, महान है जो देव, शुभागम, गमन, शुभ है जो आगमन, अधपका, आधा है जो पका, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा या दूर है जो आत्मा, नीलांबर, नीला है जो अंबर, भला मानुस, भला है जो मानुस, महाजन, महान है जो जन, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, सद्धर्म, सत है जो धर्म, अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु, नील गाय, नीली है जो गाय, नील गगन, नीला है जो गगन, महात्मा, महान है जो आत्मा, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अब है हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले और विशेषण बाद में आ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कभी विशेष्य पहले और विशेषण बाद में आ सकता है। जैसे पुरुष उत्तम, पुरुष उत्तम, तो पुरुष की विशेषता कैसी है कि वो उत्तम है। ऋषिवर, ऋषियों में है जो वर यानी श्रेष्ठ। तो यहाँ पर विशेषण है जो क्या हो गया आपके बाद में आ गया। अब है उपमेय और उपमान वाले। अब उपमेय और उपमान में क्या होता है, देखो जो हमने विशेषण और विशेष्य में पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि हम है जो इस तरह से कि आगे जो हमारा विशेषण था वो, उसके बाद में है जो और विशेष्य। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उपमेय और उपमान है तो यहाँ पर क्या बता रखा है बेटा कि इसके समान बताएंगे। घन श्याम, घन के समान श्याम,
तो यहाँ पर उपमेय और श्याम की तुलना किससे, घन की तुलना किससे कर दी है, श्याम की तुलना किससे कर दी है, घन से कर दी गई है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन किसके समान बताए हैं, कमल के समान। तो नयनों की तुलना किससे की, कमल से की। कर कमल, कमल के समान कर यानी हाथ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नरसिंह, नर रूपी सिंह। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। कुसुम कोमल, को कुसुम के समान कोमल। कमल चरण, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने उपमेय और उपमान का जो संबंध है वो के समान या रूपी में आ गया कि चरण कमल, कमल के समान चरण की चरणों की तुलना किससे की, हमने कमल से की है। आगे है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है। और इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है। पहला पद है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। और अर्थ की दृष्टि से यह समास है जो समूहवाची होता है। और अर्थ की दृष्टि से समास कैसा होता है, समूहवाची होता है। तो द्विगु समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होएगा और उत्तर पद प्रधान होता है। और जब हम इसका अर्थ की दृष्टि से ये समूह का बोध कराता है समास। पंचवटी, अब पंच यानी पांच, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची। 5 वटों वाला स्थान या 5 वटों का समूह। शताब्दी, सत यानी 100, तो 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह। तिराहा, 3 यानी 3 और राह माने रास्ता, 3 राहों का समूह। चौ यानी 4, 4 मासों का समूह। तो इस प्रकार से जो आपका द्विगु समास होगा उसमें पहला पद कैसा होगा बेटा, संख्यावाची होगा। जैसा अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। रस षट यानी 6 रसों का समाहार। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। चतुर्मुखी, 4 मुखों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। तो इस प्रकार से ये क्या है आपके इसके अंदर कि इस प्रकार से पहला पद क्या हो गया, वो संख्यावाची होगा। इससे आप आराम से पहचान सकोगे। अब आपको करना क्या है बेटा कि समास की परिभाषा आपने लिखी होगी और उसके भेद लिखे होंगे। तो सबसे पहले आप तत्पुरुष समास लिखेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखेंगे कि जहां पूर्व पद विशेषण होने के कारण उत्तर गौण और उत्तर होने के कारण विशेष होता है। ठीक है, ये परिभाषा लिखने के बाद में आप 5 उदाहरण इसमें से लिखेंगे। 5 नहीं 10 उदाहरण तत्पुरुष समास के लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप कर्मधारय समास, फिर उसके 10 उदाहरण लिखेंगे और फिर लिखेंगे द्विगु समास और 10 उदाहरण इसके लिखेंगे। तो आपका आज का वर्क यही है। थैंक यू। Good morning students. Let's start our social science YouTube lecture. So today we are going to discuss our part number 7 from your chapter number 2 of history, the Russian Revolution and socialism in Europe. So students, yesterday we have discussed about the a provisional government was formed by the Soviet and Duma leaders to run the country. Means कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि लास्ट में फाइनली एक प्रोविजनल या एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स ने मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया टू रन द कंट्री। मीन्स रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। मीन्स उसमें राइट टू वोट का भी ऐड कर दिया गया और साथ में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। सो टुडे वी विल सी what was the situation of after February। फरवरी के बाद का जो सिस्टम था रशिया में वो किस तरह का था। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर influential in the provisional government, but the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government and removed restrictions on public meetings and associations। मीन प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो सैनिक अधिकारी थे, मीन्स आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स मीन्स भूमि के स्वामी और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, साथ में उदारवादी और सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी विचारों के जो सपोर्टर थे वो जल्दी से जल्दी क्या चाहते थे कि एक निर्वाचित सरकार का गठन हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट का गठन हो और साथ में
जो संगठन बनाने और जनसभा करने पर जो राजा जार द्वारा लगाई गई जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको भी हटा दिया गया था। रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन, जो राजा जार ने इसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो सारी रिमूव कर दी गई। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, तो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। सो पूरे देश में जो है इलेक्शन का तरीका एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर ही सब जगह बहुत सारी सोवियत्स बनाई गई। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. He and Bolsheviks were against the war since 1914. बोल्शेविकों के जो नेता थे, जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो अप्रैल 1917 में वापस रूस लौट आए थे। लेनिन के लीडरशिप में बोल्शेविक आरंभ से ही, स्टार्टिंग से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विरोध कर रहे थे, वो अगेंस्ट थे। 1914 में जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। उनके विचारों के अनुसार अब सोवियतों को सत्ता पर, पावर पर कब्जा कर लेना चाहिए, टेक कर लेना चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रोट टू ए क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। मीन्स लेनिन ने एक बयान दिया कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों को सौंप दी जाए एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो ये तीन चीजें, ये तीन डिमांड, इसको अप्रैल थीसिस के नाम से हम जानते हैं। दीज थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इन तीनों डिमांड्स को लेनिन की अप्रैल थीसिस कहते हैं। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. तो उन्होंने अपने जो रेडिकल एम्स थे, उद्देश्य थे, उसको स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखने का एक सुझाव दिया, इंडिकेशन दिया। However, most in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. तो बोल्शेविक पार्टी के जो बहुत सारे मेंबर्स थे उनको अप्रैल थीसिस के बारे में जानकर काफी हैरानी हुई। तो वो क्या सोच रहे थे? दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर ए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। वो सोच रहे थे कि ये सही टाइम नहीं आया अभी क्रांति के लिए, इसलिए फिलहाल अभी जो हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। मीन्स आने वाले अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। गर्मियों में मजदूर आंदोलन जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगा। औद्योगिक इलाकों में जो है फैक्ट्री कमिटीज बनाई गई। सो फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द इंडस्ट्रियल एरियाज विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। अब इन कमेटियों के माध्यम से क्या किया गया कि जो मजदूरों ने क्या किया कि मालिकों को फैक्ट्री चलाने के तौर तरीकों पर क्वेश्चनिंग की, उसके ऊपर क्वेश्चन किए, सवाल उठाए कि ये सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। ट्रेड यूनियंस की संख्या लगातार बढ़ने लगी। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड। सिपाहियों की कमेटी भी बनने लगी। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ गई थी, सेना में सिपाहियों ने भी समितियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो जून में लगभग 500 सोवियत्स थे जिन्होंने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में या अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव भेजे। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ डिक्लाइन इन इट्स पावर एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिस्कॉन्टेंट। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट की ताकत कम होने लगी तो बोल्शेविक ग्रो करने लगे, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। तो सरकार ने क्या किया कि उसको बढ़ते हुए असंतोष को दबाने के लिए कुछ मेन स्टर्न मेजर्स उठाए या सख्त कदम उठाए। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। सरकार ने मजदूरों द्वारा जो की जा रही फैक्ट्री चलाने की कोशिशों में जो अड़चन डाल रहे थे मजदूर, तो एक तरह से मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना या अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फेमस डेमोन्स्ट्रेशंस staged by the Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. मीन्स एक तरह से जो फेमस डेमोन्स्ट्रेशंस थे स्टेज्ड बाय बोल्शेविक, जुलाई 1917 में एक तरह से उनकी सारी जो क्रांतियां थी उसको एक तरह से दबा दिया गया। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को छुपना पड़ा और कुछ को वहां से भागना पड़ा।
Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for lands redistribution. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. Means गांव में किसानों और उनके समाजवादी जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने एक तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए दबाव डालना शुरू किया। तो इस काम के लिए बहुत सारी जो कमेटीज हैं वो लैंड कमेटीज फॉर्म की गई थी। अब किसानों ने क्या किया कि सामाजिक क्रांतिकारियों से, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर जुलाई और सितंबर के बीच बहुत सी जमीन पर कब्जा कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 मींस अक्टूबर 1917 की क्रांति। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship due to the growing conflict between the provisional government and Bolshevik. अब जैसे जैसे एक तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष, जो टकराव बढ़ रहा था, तो लेनिन को एक तरह से डर था कि कभी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही ना थोप दे, सत्ता के ऊपर वो तानाशाही ना थोप दे, इस तरह की संभावना उसको दिखाई देने लगी। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करना शुरू कर दी। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, और बोल्शेविक फैक्ट्री सोवियतों में जो मौजूद बोल्शेविक्स थे उसको, सेना को, इनको इकट्ठा किया जाने लगा। लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर एंड अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर या अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को भी सत्ता पर जबरदस्ती अधिकार करने के लिए राजी कर लिया, उनको एग्री कर लिया। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जो है अपॉइंट की गई बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो इसके लिए लियोन ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में सोवियत ने एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया, किस लिए? सत्ता पर कब्जा करने के लिए, सीज करने के लिए। द डेट ऑफ द इवेंट वाज कीप्ड सीक्रेट, और योजना किस दिन लागू की जाएगी उस चीज का खुलासा नहीं किया गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की had left the city to summon troops। अब विद्रोह की स्टार्टिंग हो गई 24 अक्टूबर से। संकट की आशंका हुई प्राइम मिनिस्टर को, जो कि थे केरेंस्की, और उन्होंने क्या किया कि सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए राजधानी से बाहर चले गए। had left the city to summon troops। At dawn, military men loyal to the government seized the buildings of the two Bolshevik newspapers। अब क्या हुआ कि अगले दिन स्टार्टिंग में मींस मॉर्निंग में ही सरकार के जो वफादार सैनिक थे उन्होंने दो बोल्शेविक अखबारों के बिल्डिंग्स को घेर लिया, उनके दफ्तरों को घेर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू हैव द विंटर पैलेस एंड टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस। नाउ टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार के जो सपोर्टर थे हजारों सैनिकों को भेज दिया गया। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। अब क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग क्रांतिकारी समिति जो थी, रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, उसने भी अपने समर्थकों को जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उस पर कब्जा करने और मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। अब अरोरा नाम का एक शिप था जिसने विंटर पैलेस पर बमबारी करना स्टार्ट कर दी। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अन्य जो शिप्स थे, युद्धपोत थे, उन्होंने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न जो सैनिकों के ठिकाने थे उस पर कब्जा कर लिया। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कमेटी एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। अब रात होने तक, शाम होने तक पूरे शहर पर क्रांतिकारी समिति का नियंत्रण स्थापित हो चुका था और जो मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राद द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। There was heavy fighting, especially in Moscow, but by December the Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd
एरिया। अब एक तरह से पेट्रोग्राद में भी जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बोल्शेविकों की कार्यवाही का बहुत ज्यादा उसको मेजोरिटी मिली, उससे समर्थन किया गया। अन्य शहरों में भी विद्रोह होने लगे, अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज एंड दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी की गई, विशेषकर जो मॉस्को में, स्पेशली इन मॉस्को हैवी फाइटिंग हुई वहां पे। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया। लेकिन दिसंबर के अंत तक मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया पर बोल्शेविकों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। So students, this is all about your today's lecture, and tomorrow we will discuss about the civil war. Okay, thank you. Good morning students, welcome in English class of class 9th, and we are going through our textbook Moment. Let us start, and we are going through the 4th chapter of this book. This is the 3rd video of this chapter. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools. This is the page number 19. 20 देखिए, ये रहा यहाँ पे 21. Okay, and we have done up to here, and now we are going to start from here. ये देखिए पेज नंबर बेटा 21 है, और नीचे से आप देखोगे 1 2 3, तो यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। द डांसिंग गर्ल, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर राजा कह रहा है कि भाई हमें इस केस की गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि केस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्योंकि बात जो है मिस्त्री ने किस पर डाल दी, उस डांसिंग गर्ल पर डाल दी है। डांसिंग गर्ल के संबंध भेज दिया उसे बुलाने के लिए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वीमेन, वो नाचने वाली लड़की जो है अब एक बूढ़ी औरत बन गई थी। केम ट्रबलिंग टू द कोर्ट, बताया गया बेटा वो कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या आप कई वर्ष पहले इस गली में आते और जाते गई थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जबकि ये बेचारा आदमी जो है ये दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था। यस, हाँ। माई लॉर्ड, मेरे भगवान। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल एंड जिंकलिंग, यू वर यंग एंड डिस्ट्रैक्ट हिम, सो ही बिल्ट ए बेड वॉल, कि भाई तुम्हारे यहाँ गली में बार बार आने जाने से और पाजेब को छनकाने से इस आदमी का दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने एक बढ़िया दीवार नहीं बनाई। इट हैड फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, यह एक बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक भोले भाले आदमी को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको दंड दिया जाएगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, यानी मेरे भगवान इंतजार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे पता लग गया है कि भाई मैं उस गली में बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलर फॉर मी, ताकि मैं अपने कुछ आभूषण बनवा सकूँ। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वो उस वक्त बिल्कुल हम ये कहेंगे कि धूर्त, वो सुस्त था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने मेरे सामने बड़े बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कहने लगी वो मुझसे कहने लगा मैं अब दे दूंगा तब दे दूंगा, यानी उसने मेरे जो आभूषण थे वो तैयार नहीं किए। इट देन एंड सो ऑल द डे, और पूरा दिन यही कहता रहा कि आधे घंटे में ले जाना, 1 घंटे में ले जाना इत्यादि।
ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू द हाउस ए डजन्स टाइम, और उसी ने ही मुझसे उसके घर के दर्जनों चक्कर लगाने पड़े। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर साम ही, और उस दौरान ही इसे मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट्स द डिमांड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। डैम्ड, ये तो उस धूर्त सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। कितनी बड़ी बात कही हुई, ये कितनी बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने कहा। वेविंग द एविडेंस, सबूतों को तोलते हुए। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, बोला अब हमें वास्तव में असली मुजरिम मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ सुनार को लेके आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ पर वो छुपा हुआ है। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बफेल सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के जो जासूस थे खोज करते हुए सुनार के पास पहुंचे। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड द एक्विजिशंस अगेंस्ट हिम, जब उसे ये पता लगा कि भाई अब मामला तेरे ऊपर आ गया है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने अपनी ही कहानी उसे सुनाई। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बड़ा बेचारा एक सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सत्य है। आई मेड द डिश डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सत्य है कि भाई मैंने इस नर्तकी को अपने घर के दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने बहाने बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं इसके आभूषण सही समय पर नहीं दे पाया। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे उस अमीर व्यापारी के ऑर्डर पूरे पहले करने थे। दे हैड ए वेडिंग, उनकी एक शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार भी नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हो, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, अमीर आदमी कितने अधैर्यवान होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस गरीब औरत की ज्वेलरी फिनिश करने से पहले वो काम किया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, इसको यहाँ वहाँ चलाया। वू डिस्ट्रैक्ट द ब्रिकलेयर, जिसने मिस्त्री का ध्यान भंग किया। विच मेड ए मीन ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने एक गलत दीवार बनाई। विच वॉज नाउ फॉलन ऑन इनोसेंट मैन, जो कि एक भोले भाले आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर, वह दूसरा कोई नहीं था। द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वो वास्तविक मकान का मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार उस पर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल्ली सर्कल, अब न्याय जो है पूर्ण रूप से आ चुका था। थॉट द किंग, राजा ने कहा। बैक टू द मर्चेंट, व्यापारी पर आ गया था। व्हेन ही वॉज रूडली सम्मन बैक टू द कोर्ट, जब उसको सम्मन कोर्ट से भेजे गए। ही अराइव्ड क्राइंग, तो चिल्लाता हुआ आया। इट वॉजेंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, वो मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी का आदेश दिया था। ही इज़ डेड, अब वो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, और मैं भोला भाला हूँ। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। Good morning students, I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से एटॉमिक सिंबल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट एलिमेंट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हम सीखेंगे। बच्चों, एक्चुअली में हम उस एटम के मास की बात कर रहे हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो हमें दिखाई नहीं देता है। उसका मास निकालना, कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इस एटॉमिक मास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक्चुअल masses of the atoms of element are very small, very small. For example, one atom of hydrogen H has a mass 1.673 into 10⁻⁻24 ग्राम। -24 ग्राम। आप आइडिया लगाइए
कितना कम एटॉमिक मास है। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज सच स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड फिगर इन आवर कैलकुलेशंस। इतने छोटे मतलब जो 0.00000 इतना छोटा जो फिगर है उसको कैलकुलेशन में यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट था। देयरफॉर इट वाज नेसेसरी टू डिफाइन एटॉमिक मास इन सच अ वे दैट वी गेट सिंपल फिगर फॉर देम। इसीलिए एटॉमिक मास को इस तरीके से डिफाइन करना था कि उसके लिए हमें सिंपल फिगर मिल सके। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास वी शुड फर्स्ट नो मीनिंग ऑफ कार्बन 12 एटम। रीड एज कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास को समझने से पहले हमें कार्बन 12 को समझना पड़ेगा। व्हाट इज कार्बन 12? कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन। Carbon 12 atom is that atom of carbon which has 6 proton and 6 neutron in its nucleus, so that its mass number is 12. कार्बन 12 कार्बन का एक एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है उसके न्यूक्लियस में, और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों? 12. कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास। कार्बन 12 का जो एटम था उसको मास असाइन कर दिया गया कितना? 12 एटॉमिक मास यूनिट। 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज AMU, बट दीज डेज एटॉमिक मास यूनिट इज डिनोटेड बाय लेटर U। एटॉमिक मास यूनिट में AMU की जगह किसका यूज किया जाता है बच्चों? U। दिस मीन्स दैट ए कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 U। कार्बन के एक एटम को मास कितना असाइन किया गया? 12 U। U क्या है? जैसे ग्राम है ऐसे ही U है। नाउ सिंस कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट, देयरफॉर एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 12 कार्बन के एक एटम का मास कितना बताया गया? 12 AMU। तो अगर मैं 1 AMU को डिफाइन करना चाहूं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अब कार्बन का मास 12 है तो उसको 12 AMU कहा गया है। अगर हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 AMU आ जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आया? 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के एटम का जो मास है 12 U, उसको अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है बेटा? 1 AMU या 1 U। 1 U किसके बराबर है? 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ओके, thus 1 atomic mass unit 1 U is defined as exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? उसको डिफाइन किया गया है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास है उसका 1/12 कर दो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, किसका आ जाएगा हमारे पास? 1 AMU। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इज टेकन टू बी स्टैंडर्ड। क्योंकि एटम इतने छोटे थे उनका मास कैलकुलेट करना आसान नहीं था, इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया और उससे कंपेयर करके सभी एलिमेंट के एटम के मास को कैलकुलेट किया गया। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड वी कैन नॉट डिफाइन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास क्या हुआ? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव मास। रिलेटिव का मतलब दूसरे से कंपेयर करके निकाला, एज कंपेयर्ड विद मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास है जिसको किसका कंपेयर करके निकाला गया है? कार्बन 12 एटम का मास कितना? जिसका 12 यूनिट मास है, इससे कंपेयर करके निकाला गया है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। ओके, ये आप फिगर 19 देखिए यहाँ पे। दिस इज मैग्नीशियम एलिमेंट। ये मैग्नीशियम एलिमेंट है और मैग्नीशियम मेटल है इन फॉर्म ऑफ ए रिबन। रिबन की फॉर्म में 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम हैवियर। मैग्नीशियम का एक एटम 24 टाइम हैवियर है किससे? देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। और 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम को किसका नाम दिया गया बच्चों? 1 U या 1 AMU का। इसका मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 24 U हो गया। तो बेटा जितने भी एटॉमिक मास निकाले गए वो कार्बन 12 के एक एटम का मास को कंपेयर करके ही निकाले गए थे।
Atomic mass of magnesium is 24U, which indicate that one atom of magnesium is 24 times heavier than 1/12 of a carbon 12 atom. किसी एलिमेंट का एक एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 मास से कितना हैवी है, कितना टाइम हैवी है, वो ही उस एटम का एटॉमिक मास होगा. इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट प्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मासेस इज कार्बन 12 एटम. प्रेजेंट जो स्टैंडर्ड है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको कंपेयर करके एटॉमिक मास निकाला, वो क्या है बच्चों? कार्बन 12 एटम है, विच हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12U. जिसको कितना मास असाइन किया गया? 12U. द एटॉमिक मासेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट आर गिवन हियर. ये एलिमेंट है, ये सिंबल है, ये एटॉमिक मास है. हाइड्रोजन का सिंबल H है, मास 1U. कार्बन का C है, मास 12U. नाइट्रोजन का N है, 14U. ऑक्सीजन का O है, 16U. सोडियम का Na है, 23U. मैग्नीशियम का Mg है, 24U. एल्यूमिनियम का Al है, 27U. फास्फोरस का P है, 31U. सल्फर का S है, सिंबल 32U. क्लोरीन का क्लोरीन Cl है, 35.5U. पोटाशियम का K सिंबल है, 39U. कैल्शियम का Ca है, 40U. आयरन का Fe है, सिंबल 56U. कॉपर का Cu है, 63.5U. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट. सिंबल हमने पढ़े हैं, जैसे हाइड्रोजन का H है, कैल्शियम का C है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो बच्चों सिंबल रिप्रेजेंट नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करता है. सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम को रिप्रेजेंट करता है. सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट. जैसे किसी एटम, मान लो सोडियम का सिंबल Na है और Na का मास अगर 23U है, तो अगर U की जगह हम ग्राम लगा देते हैं तो उसमें कितने एटम होंगे बच्चों? 6.022 10⁻23. सिंबल रिप्रेजेंट डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट. सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेट मास और रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. कार्बन का सिंबल C है, सिंबल C रिप्रेजेंट कार्बन एलिमेंट. कार्बन सिंबल C रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट. Symbol C also represent 1 mole of carbon atom. That is carbon C also represents 6.022 10⁻23 atom of carbon. Symbol C represent 12 gram of carbon, which is equal to atomic mass of carbon expressed in gram. तो इस तरीके से बच्चों हमने एटॉमिक मास के बारे में समझा, एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक सिंबल क्या है और इनके सिग्निफिकेंस क्या है. तो बेटा इतना आसान नहीं था एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना, इसीलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना और कार्बन 12 के एटॉमिक मास को 12 डिसाइड किया गया. और अगर उस 12U को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किसके बराबर आता है बच्चों? 1 AMU या 1U के बराबर होता है. अब हर एक एलिमेंट के एटम के मास को कंपेयर किया गया 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, और वो जितना टाइम हैवियर आया उतना ही उस एलिमेंट का मास आया. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एक एटम 23 टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ मास ऑफ कार्बन 12. इसीलिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना बताया गया बच्चों? 23U बताया गया. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, हाउ डू एटम एग्जिस्ट. एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो एटम बच्चों फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि एटम रिएक्टिव है. इसीलिए एटम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं दूसरे एटम से. और किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे. Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.3 के लास्ट क्वेश्चंस करेंगे आज. क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7th है, ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन. जोकर की कैप है वो राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है. ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर. रेडियस 7 और हाइट 24. फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप. हमें एरिया फाइंड करना है, कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी कैप को बनाने के लिए, कितनी कैप बनानी है हमें 10 कैप के लिए.
तो सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कैप 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। तो हमें अगर एरिया फाइंड करना है उसका, तो सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत है, तो हम एल फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू में आर स्केयर प्लस एस स्केयर, आर 7 एच 24, ये आ गया 49 प्लस में 576, दोनों को प्लस करने के बाद 625, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हमारी स्लैंट हाइट आ गई। हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए कैप। तो कैप के लिए उसका बेस क्या होगा, ओपन होगा, तो इसका मतलब हमें सी एस से फाइंड करना है पाई आर एल। पाई 22/7, आर 7 एंड एल हमारे पास 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, 1 कैप के लिए। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। 10 कैप्स के लिए तो 550 मल्टीप्लाई बाय 10, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 10 कैप्स का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। ए बस स्टॉप को बैरिकेटेड किया है फ्रॉम द जो रिमेनिंग पार्ट है ऑफ द रोड बाय यूजिंग द 50 होलो कोन्स। जो 50 होलो कोन्स के अकॉर्डिंग के द्वारा मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। ईच कोन हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड, जो कोन की आउटर साइड है उसको पेंट किया गया है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12। जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है उनकी वो ₹12 है पर मीटर स्क्वायर। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। तो हमें सभी कोन की पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, और टोटल कोन हमारे पास कितने हैं, 50। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डायमीटर ऑफ कोन 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी, 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20/100 0.2 मीटर, क्योंकि जो हमें हाइट गिवन है इसकी कोन की वो 1 मीटर में गिवन है, इसलिए सेम यूनिट बनाएंगे। अब हमें स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे हम। स्लैंट हाइट जो हमारी एल है, सेम फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर 0.2 का स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर 1 स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 1.04 मीटर, जो अप्रोक्सीमेटली किसके है, 1.02 मीटर के। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी एस से कर्व सरफेस, सी एस से ऑफ कोन पाई आर एल। पाई 22/7,
पाई इसमें भी क्वेश्चन में भी हमें 3.14 यूज़ करनी है, सॉरी लिखना रह गया, पाई इज इक्वल टू 3.14 है और रूट 1.04 की वैल्यू भी हमें 1.02 गिवन है। तो पाई 3.14 आर हमारे पास 0.2 और एल है हमारे पास 1.02। तो हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹12। हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.64056 मीटर स्क्वायर के लिए, देन 12 मल्टीप्लाई 0.64056 7.68672। ये हमारा टोटल आ गया। 1 कोन के लिए आया है, ऐसे हमें कितने कोन के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है, 50। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of 50 such cones, 50 multiply by 7.68672, तो ये आ गया 384.34 अप्रोक्सीमेटली टोटल 50 कॉइन की कॉस्ट। इस तरह हमने टोटल 50 कॉइन को पेंटिंग करने के लिए कॉस्ट फाइंड की है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको पहला टॉपिक एनिमल टिश्यू का पहला टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू ये कराऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार आपको ज़रूर देखना है। और आपको मैं बताना चाहूँ कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये जो नोट्स हैं आप अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम क्या बोलते हैं इसको, कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम भी बोल सकते हैं हम इसको, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गन है या फिर हमारी बॉडी है जो कवर्ड है वो एपिथेलियम टिश्यू से ही कवर्ड होती है। और इसमें बेसिक अरेंजमेंट लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं शेप्स सेल्स की और उनके फंक्शंस की। ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ए सेल, ए टिश्यू और एन ऑर्गन विच secretes सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड ए ग्लैंड। क्या कहा मैंने ग्लैंड को? एक सेल या फिर एक टिश्यू या फिर कोई एक ऑर्गन जो क्या करता है, सिक्रीट करता है केमिकल कंपाउंड्स किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड्स इन ए वर्टिब्रेट बॉडी में ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। भाई ये जो ग्लैंड्स हैं वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर किससे बनते हैं, चाहे वो एक्टोडर्म हो, मेसोडर्म हो, एंडोडर्म, कोई भी हो सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए ग्लैंड ऑफ द सेल या हम कहें सेल ऑफ द ग्लैंड, वो क्या होता है, सेक्रेटरी नेचर होता है, सिक्रीशन करने का काम करता है। 2 तरीके के ग्लैंड हम पढ़ते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट। अगर मान लीजिए डक्ट एब्सेंस है तो हम उसको क्या कहेंगे, या हम कह रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। एक तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे द ग्लैंड विद डक्ट्स, सैलिवरी, टीयर, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो आप कहेंगे ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। जैसे कि ये क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स, ये डायरेक्टली पास करते हैं ब्लड के अंदर। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑन बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन। एक होता है हेलोक्राइन। हेलोक्राइन का मतलब होता है कंप्लीट सेल इज फिल्ड विद सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, द सेल डाइज एंड डिस्चार्ज द कंटेंट्स।
कंप्लीट जो सेल है वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट से क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, और सेल क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, हम कहें उसके अंदर जो कंटेंट है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज जो सेल्स होते हैं वो नई सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। एपोक्राइन की अगर हम बात करें तो एपोक्राइन क्या है, ये क्या है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट एट द एपिकल मार्जिन, इट पिंचेस ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल, द सेल रिपेयर्स द लॉस्ट पार्ट, मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए ये एपोक्राइन की बात करें तो सेक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं एपिकल मार्जिन में, और जैसे ही अगर मान लीजिए इट पिंचेस ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल, सेल रिपेयर हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी सेल का जो पार्ट है डैमेज होता है तो रिपेयर हो जाता है, वो एपोक्राइन के अंदर ही होता है। इसके अलावा है मीरोक्राइन, नो डैमेज टू द सेल सिक्रीशन डिफ्यूज आउट थ्रू द सेल सरफेस, पेनक्रियाज, सेलेवरी ग्लैंड, कोई भी जो डैमेज है, नो डैमेज टू द सेल सिक्रीशन डिफ्यूजेज आउट थ्रू द सेल सरफेस, तो मीरोक्राइन कहते हैं। पेनक्रियाज और सेलेवरी ग्लैंड के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये है एपिथेलियल टिश्यू का चार्ट है, इसको अच्छे से देखें एक बार, विच स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए एपिथेलियल टिश्यू पहला है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल लेयर होती हैं, फ्लैट स्केल सेल्स होती हैं, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। लोकेशन क्या है, ये एल्वियोली के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर, ब्लड वेसल, एंडोथेलियम, हार्ट, विसरल और पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ कोइलम के अंदर क्या है पाया जाता है। इनका मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल स्क्वेमस की। वहीं सिंपल क्यूबॉइडल की अगर बात करें तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स होती हैं, सेंट्रली लोकेटेड होती है न्यूक्लियस, सरफेस ऑफ ओवरी या इनर सरफेस ऑफ कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आई, किडनी ट्यूब्यूल्स, सेलेवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स एंड थायराइड वेसिकल्स में ये पाए जाते हैं। इनका काम केवल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों। इसके अलावा आ जाता है आपका सिंपल कॉल्यूमनर जिसको नॉन सिलिएटेड कहते हैं हम, सिंगल लेयर ऑफ नॉन सिलिएटेड रेक्टेंगुलर सेल्स कंटेन द गॉबलेट सेल्स न्यूक्लियाई एट द बेसिस ऑफ द सेल्स, दिखाई दे रही है। ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक की लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के और लार्ज इंटेस्टाइन के लाइंस में, डाइजेस्टिव ग्लैंड और गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना होता है। सिंपल कॉल्यूमनर सिलिएटेड, देखिए ये आपको सरफेस एरिया के ऊपर क्या नज़र आएंगे, आपको छोटे छोटे सीलिया नज़र आएंगे, तो हम कहेंगे सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड रेक्टेंगुलर सेल्स कंटेनिंग गॉबलेट सेल्स न्यूक्लिया एट द बेस ऑफ सेल्स। ये ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, न्यूरोकोइल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 5 पोर्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ गैमेट्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड म्यूकस बाय सेलेवरी एक्शन। लास्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। डीप लेयर कैसे होती है, क्यूबॉइडल टू कॉल्यूमनर। सरफेस लेयर्स कैसी होती है, फ्लैट एंड स्केल लाइक आपको देखने को मिलेगा। एक तो होती है नॉन क्रेटेनाइज्ड और एक होती है क्रेटिनाइज्ड। नॉन क्रेटिनाइज्ड की अगर मैं बात करूं तो ये माउथ, ईसोफेगस पार्ट ऑफ एपिग्लॉटिस एंड वेजिना के अंदर देखने को मिलेगा। ये केवल प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। अगर क्रेटिनाइज्ड प्रेजेंट है तो नॉर्मली आप कहेंगे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, या हम कहें तो इम्परमेबल टू वाटर। तो ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। एपिथेलियल टिश्यू के थे बेटा ये, तो इनको क्या करना है, आपको कम से कम 1 या 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि ये सारी चीज़ें क्या की जा सकें, रिवाइज की जा सके। तो कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।